हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हो सब लोग। तो उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं मैं लक्ष्य जेई 2024 बैच में। और आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ठीक है जी। तो सब बढ़िया हो एकदम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ जी, लव यू बेटा, लव यू। सब बढ़िया हो एकदम मस्त मक्खन। चैप्टर पढ़ लिया लास्ट वाला, रिवाइज करके आए हो। रिवाइज तो क्या ही करना था, मतलब उसको खत्म कर लिया ना। आज आज तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई, सॉलिड स्टेट। 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हम लोग कर चुके हैं, बढ़िया बढ़िया से चैप्टर। कौन कौन से? सबसे पहले हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, फिर आया था केमिकल काइनेटिक्स, फिर आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में छोटा सा पोर्शन जो मैं आपसे कह रहा था वो इस वीकेंड तक आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे पूछा कि सर वो जो पोर्शन छूटा हुआ है उसके लिए कितने पेजेस छोड़े। तो बेटा 3 से 4 पेज आप छोड़ दो, वो सफिशिएंट है। कोई बहुत बड़ा वो टॉपिक नहीं है ना, छोटा टॉपिक है। तो 3 से 4 पेजेस आप छोड़ सकते हो, इतना सा। ऑल राइट, क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो लास्ट क्लास में जो 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे ना, वो होमवर्क वाले क्वेश्चन भी, वो जो सेशन आएगा रिकॉर्डेड वाला सेशन, उसमें मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। आपका होमवर्क भी डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, बस और क्या कर सकता हूं यार तुम्हारे लिए, और बताओ। है ना, इतना तो ठीक है। हम्म। तो अब ये जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, देखो इस चैप्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। ये जो चैप्टर है ना, ये बिल्कुल अपने आप में अलग ही चैप्टर। इसका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है बाकी चैप्टर से। हाँ, हल्का फुल्का आपको बॉन्डिंग पता होनी चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, वेंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें केमिस्ट्री कम और मैथमेटिक्स ज्यादा काम में आएगी। इसमें ज्योमेट्री ज्यादा काम में आएगी, 3D में सोचना ज्यादा काम में आएगा, 3D विजुअलाइजेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चैप्टर अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। अभी तक हम लोगों ने इस क्लास 12th में जितने भी 3 चैप्टर पढ़े हैं पीछे, उन चैप्टर से इस चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं है। तो जो बच्चा आज से पहले मान लो कोई ये कहे कि मैंने अभी से स्टार्ट करना है, या फिर मेरा पिछले चैप्टर्स का बैकलॉग है, वो मैं क्या कर सकता हूं सर, उसको छोड़ के ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूं। आप बिल्कुल दिल खोल के स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल अलग सा टॉपिक है। ठीक है। हाँ, तो इसमें 3D मॉडल्स जो हैं वो काम में आएंगे, कहीं कहीं पर काम में आएंगे, सारा नहीं, है ना। हाँ 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 हाँ। अब एक चीज और कि ये जो चैप्टर है ये आप देखोगे बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं जिनके सिलेबस से हट चुका है ना। तो आप अपने जिस भी स्टेट बोर्ड के हैं अपना सिलेबस एक बार चेक कर लेना। जहां तक सीबीएसई का मुझे पता है ना, एनसीईआरटी के सिलेबस से ये वाला चैप्टर हट चुका है। बाकी अलग अलग स्टेट बोर्ड का मुझे नहीं पता, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, इनमें क्या चल रहा है। तो वो आप अपने स्टेट बोर्ड का चेक कर सकते हो, अपना सिलेबस चेक कर सकते हो कि उसमें ये जो चैप्टर है या फिर नहीं है। ठीक है। लेकिन 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 जो आपका जेई का सिलेबस है उसमें तो सॉलिड स्टेट है। तो हम लोग जेई के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। हाँ जी, हट गया, तुम्हारा भी हट गया। हाँ तो कोई बात नहीं, जिस जिसका हट गया बहुत अच्छी बात है ना। जिस जिसका सिलेबस स्कूल से हट गया ना, वो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। नहीं हटा तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। और हम लोग तो जेई के लिए पढ़ेंगे तो स्टेट बोर्ड तो अपने आप ही हो जाएगा, उसमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, करें फिर स्टार्ट सेशन को। हाँ जी, स्टार्ट किया जाए। यस, तैयार हो आप सारे लोग। अच्छा, आज का मैं बता देता हूं, आज वाला जो सेशन होगा ना, इसमें थ्योरी चलेगी भाई। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है आज वाला पूरा, है ना। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन क्या क्या पढ़ने वाले हैं अभी मैं फटाफट से बता देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको सॉलिड स्टेट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सर हमें तो पता है सॉलिड स्टेट क्या होती है, हम तो इंट्रोड्यूस हो रखे हैं। हम उसके बाद सॉलिड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे आता है पहले से, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स को आप कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। और फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि ये जो पूरा आज वाला सेशन है उसमें क्लासिफिकेशन की ही मोटी मोटी बात हो रही है, इसी वजह से मैंने कहा कि आज वाला पूरा पोर्शन जो वो थ्योरेटिकल चलेगा, है ना। तो दिल थाम के बैठिएगा,
है ना, ज्यादा बोर वोर मत होना भाई, पानी वानी अपने साथ लेके बैठना और ध्यान से सुनना, है ना, पूरा सेशन एकदम बढ़िया ढंग से सुनना। बहुत दिनों बाद आज वाला जो सेशन है ना, वो बिल्कुल लाइट सेशन होने वाला है, हल्का फुल्का सेशन होने वाला है। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फेराडे लॉज इलेक्ट्रोलिसिस, और ये वो फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे, है ना। तो वो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था, लेकिन ये जो आज वाला पार्ट है बहुत आसान होने वाला है, आपको मजा आएगा। बहुत दिनों बाद आपका एक आसान वाला पोर्शन होने वाला है, ठीक है। आ जाइए फिर करते हैं स्टार्ट। हाँ नोट्स बनाने भैया, कोई कह रहा है सर नोट्स बनाने के, अरे दादा नोट्स तो बनाओगे ही, ऐसी कैसी बात कर रहे हो यार, मतलब कैसी बात कर रहे हो, ये कोई पूछने वाली बात है, नोट्स तो बनानी है ना। आ जाइए फिर। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करें, देखो इंट्रोडक्शन की, आप लोगों ने स्टेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना, मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, स्टेट्स ऑफ मैटर, बोलो बोलो बोलो। हमने मैटर को मोटा मोटा कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था बताओ। सर हम लोग मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, अगर आप मोटा मोटा बात करो तो एक होता है सॉलिड, सर एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस, है ना। ये 3 तरह से हम लोग मेटल्स को क्लासिफाई करते हैं। अब सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं। अब इनमें से देखो ये जो गैस है, इसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बोलो बोलो बोलो। ये चीज जो थी, जो गैसियस स्टेट है, हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, आइडियल गैस, रियल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सारा सब कुछ हो चुका है। हाँ वो प्लाज्मा बीसी नहीं पढ़ते हैं, प्लाज्मा बीसी नहीं पढ़ते हैं, मैंने बोला मोटा मोटा 3 तरह से, मोटा मोटा प्लाज्मा बीसी हम लोग नहीं पढ़ते, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है वो, ठीक है। ये जो सॉलिड स्टेट है, ये हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। और वैसे ही अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, तो लिक्विड्स के बारे में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में काफी सारी प्रॉपर्टीज लिक्विड्स की पढ़ी थी, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन पढ़ी थी, इसके अलावा हम लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो वो लिक्विड्स का काफी सारा पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, और लिक्विड्स के बारे में और इंफॉर्मेशन आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, है ना, वहां पर आता है ना आपका मैकेनिक्स में, है ना, लिक्विड, तो वहां पर बर्नौली थ्योरम और ये वो फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या चीज पढ़ते हो, है ना, तो वो वाला पार्ट वहां का है। बहुत बढ़िया। तो अरे भैया प्लाज्मा लाज्मा से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखो आपके सामने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, सुन लो भाई लोगों, इधर देखो स्क्रीन पर, आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स, आपके सामने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। देखो मेरे हिसाब से ना ये प्रॉपर्टीज बताने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है तुम सारे लोग होनहार बालक बालिकाएं हो, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तो आप लोगों को 9th क्लास में सबसे पहली चीज, बैकलॉग हो सकता है आपका 12th क्लास का पिछले वाले चैप्टर का हो जाए, 11th का भी मैं बैकलॉग मान सकता हूं, लेकिन 9th का तो बैकलॉग नहीं होगा ना भाई। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज कक्षा 9 में पढ़ाई जाती है। सबसे पहले क्या लिखा है कि इनका जो शेप और इनका मास, वॉल्यूम, सब कुछ डेफिनेट होता है ना, ये चीज तो आप लोगों को पता है ना, झूठ सुना है। अच्छा एक चीज और बताओ, हम लोग ये कहते हैं कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, या सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे के, और अगर पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस कम है, इसका मतलब उनके बीच जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, है ना। तो ये लिखा देखो, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर की जगह आप चाहो तो यहां इंटर पार्टिकल लिख दो, है ना, मॉलिक्यूलर मत लिखो, यहां इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, क्योंकि पार्टिकल में सब कुछ आ जाता है, पार्टिकल में आपका एटम भी आ जाता है, मॉलिक्यूल भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस बहुत कम होती है, और इसी वजह से जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, है ना, इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर स्ट्रांग। यस। एक चीज और बताओ, अगर पार्टिकल्स के बीच खाली जगह नहीं होगी, अगर पार्टिकल्स के बीच खाली जगह नहीं होगी, तो क्या उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी? सर बिल्कुल ज्यादा होगी, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो अगर खाली जगह नहीं होगी तो एक गिवन वॉल्यूम में मास काफी ज्यादा होगा, और काफी ज्यादा होगा इसका मतलब इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप कंपेयर करोगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में से, तो सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, अगर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अगर उनके बीच खाली जगह बहुत कम है, तो क्या सॉलिड्स को कंप्रेस कर पाना आसान है? आप बोलोगे नहीं सर, सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते। जैसे मान लो मेरा फोन है ना, ये मेरे पास फोन है, मैं कहूं इसको कंप्रेस करना है, अगर मैं प्रेशर ऊपर से लगाऊंगा तो ये कंप्रेस करना इसको मुश्किल होता है ना, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है ना। लिख लो बेटा, लिख लेना, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहली स्लाइड आपके सामने खुली है तो लिख ही लो उसको, एहसान कर ही दो उस पर, है ना। हाँ,
तो देखो ये लिखा है दे आर इनकंप्रेसिबल, है ना, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, रिजिड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इस वजह से हमने लिखा है हाई डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा एक चीज और देखो, क्या सॉलिड के पार्टिकल यहां से वहां, अबे आईफोन नहीं है भाई, मैं गरीब आदमी हूं यार, तुम कैसी बात कर रहे हो, हाँ आईफोन ना है हमारे पास, सीधा सा आसान वाला। अच्छा एक बात और बताऊं, ये जो फोन है ना एकदम करामाती फोन है ये, अब बताओ तुम ना यार बीच में मतलब याद दिला देते हो ऐसी बातें, ये बहुत करामाती फोन है, वन प्लस का फोन है, यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं वन प्लस का। एक बार क्या हुआ ना, जैसे मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ अभी जहां रहता हूँ ना, तो जैसे मैं घर से बाहर निकला तो एक हाथ में मेरे एप्पल था, जेब में फोन था, तो मैंने जैसे जेब से फोन निकाला बाहर, मेरे हाथ से गिर गया, और सोचो ये 4th फ्लोर से फोन, 4th फ्लोर से सीधा नीचे गया ऐसे, और जोर से आवाज आई फट, मैंने सोचा हो लिया आज नुकसान, साला सुबह सुबह ही आज नुकसान हो लिया, है ना। और जब तक मैं नीचे पहुंचा तब तक मैंने अपने मन में सोच लिया था कि मुझे कौन सा फोन लेके आना है नया, है ना। लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है ना, कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचा और फोन को उठाया तो यार फोन बंद भी नहीं हो रखा था, एकदम मस्त लेटा हुआ था फोन मजे से, है ना, कि कोई उठा लो भाई मुझे, है। तो मैंने देखा यार इतनी ऊपर से गिरा, कहीं से तो टूटा होगा, है ना, मैंने स्क्रीन देखी, स्क्रीन एकदम सही, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है स्क्रीन बच गई होगी, पीछे से टूटा फूटा होगा, पीछे से देखा वो भी सही, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोने से तो कहीं ना कहीं तो लगा ही होगा, साला कुछ भी नहीं बिगड़ा इसका, एकदम जैसे का जैसा नया। तब मैंने सोच लिया कि जो 4th फ्लोर से गिर के भी जिंदा रह सकता है, अब छोटे मोटे गिरने की मैं टेंशन नहीं लेता इसकी, है ना, क्योंकि अब मैं वो हो चुका हूं, बोलते हैं ना, मतलब एकदम कॉन्फिडेंट हो चुका हूं इसके लिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, है ना। कोई कह रहा सर वापस गिराओ एक बार, है ना, वापस। अबे नहीं, अब नहीं गिरा रहा मैं, हाँ हमेशा किस्मत मेहरबान नहीं होती, है ना। हाँ आओ आओ देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं क्या वो रैंडम मूव कर सकते हैं, क्या सर कैसी बात कर रहे हो आप, एक तरफ तो कह रहे हो कि पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो क्या ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को जाने देगा, क्या नहीं जाने देगा, बोले कहां जा रहा है भाई, तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स का रैंडम मोशन पॉसिबल नहीं हो पाता, और इसी वजह से उनकी शेप फिक्स होती है, लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। अच्छा, तो यही यहां पर लिखा है कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब ये सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना, जैसे मान लो कोई सॉलिड जो होता है, जैसे सोडियम है, सोडियम Na एटम से मिलकर बना है, सोडियम क्लोराइड है वो NaCl से मिलकर बना है, तो उनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनकी फिक्स पोजीशन होती है, उनकी पोजीशन फिक्स होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं ऐसे, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। देखो यही लिखा है, दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन हाँ अपनी मीन पोजीशन के अबाउट उनका क्या पॉसिबल है बेटा, वाइब्रेशन पॉसिबल है। ठीक है दादा, समझ में आ गई मेरी बात, क्या कोई दिक्कत है? यस, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मीन पोजीशन का मतलब समझ गया, मीन पोजीशन, हाँ ऐसे में पढ़ते हो ना, अबे वो पेंडुलम हिलता है ना, पेंडुलम हिलता है ना ऐसे, तो वो मीन पोजीशन होती है ना, उसके अबाउट वो हिलता है ना ऐसे, तो वैसे ही जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक पोजीशन के अबाउट है ना, इधर से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे वाइब्रेशनल मोशन चलता रहेगा। तो ये जो पोजीशन है जिसके अबाउट मोशन हो रहा है, वाइब्रेशनल मोशन, इसको आप बोलते हो मीन पोजीशन। ठीक है, क्लियर? तो फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, और अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। लो जी, अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है दादा, तो साथ साथ नोट कर लो इनको ना, साथ साथ नोट कर लो, क्योंकि बहुत आसान चीज है, आज हम लोग बहुत ही सिंपल चीज पढ़ने वाले है ना, इसको बेटा साथ साथ नोट कर लेना। और अगर मान लो साथ साथ नोट ना कर पाओ, कोई एक आधा पॉइंट रह भी जाए ना, तो उसको क्लास के बाद देख लेना। ठीक है, डन डन डन, बहुत बढ़िया भाई, इतने होशियार हो गए यार तुम। आ जाओ देखो, सॉलिड्स को हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं, तो अगला टॉपिक लिखिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो देखो मोटा मोटा सॉलिड को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर मैं सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो बेटा कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हो आप, मोटा मोटा दो तरह से। एक सॉलिड बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कौन सा, एक हम लोग बात करेंगे किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, और जो दूसरा सॉलिड्स होगा, जो दूसरा होगा उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। क्या बोला जाता है,
अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है ना, तो ये दो क्लासिफिकेशन आप लिख लो। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, मोटा मोटा सॉलिड्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट रह गया था क्या? अरे अरे अरे, हाँ ये वाला लास्ट वाला पॉइंट भी देख लो ना। अरे भाई क्या लिखा है लास्ट वाले पॉइंट में? डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? इंटरमिक्सिंग। जैसे अगर मान लो आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही है, गरम गरम खाना, तुम्हें पास वाले रूम तक एकदम बढ़िया सी खुशबू आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिफ्यूजन होता है, इंटरमिक्सिंग होती है एक से दूसरी जगह पर। होता है ऐसा? अरे बोलो ना। जैसे मान लो आपने एक इधर परफ्यूम लगाया है ना, अच्छा वाला, तो जो आपका पड़ोसी होगा उसको पता लग जाएगा कि यार क्या मतलब एकदम मस्त महक रहा है तू तो, है ना। वो भी किसका एग्जांपल होता है? डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन में पार्टिकल एक से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, लेकिन क्या सॉलिड के पार्टिकल्स का डिफ्यूजन इतनी आसानी से पॉसिबल है? आप बोलोगे सर नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? बिकॉज जैसे मान लो ये वाला सॉलिड का पार्टिकल इस वाले सॉलिड के पार्टिकल के पास है, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को एकदम बढ़िया ढंग से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब ये वाला पार्टिकल कहीं दूर जाने की कोशिश करेगा तो ये इसको जाने नहीं देगा। बोले भाई कहां किधर चले? यस, तो इसी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स का जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है ना। डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होता है ना, बहुत कम डिफ्यूजन होता है ना। लिखा ना, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। ऑलराइट, ओके 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 ओके, आ जाइए बेटा। तो हमने कहा क्लासिफिकेशन में हम लोग सॉलिड्स को दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होगा अमोर्फस सॉलिड। आ जाते हैं सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, आइए देखें बेटा, आइए आइए आइए। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आपके एक्चुअल सॉलिड्स होते हैं। लिखा है क्या कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं बेटा जिसमें पार्टिकल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लो ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, देख रहे हो आप, एकदम जबरदस्त, एकदम जोरदार। देखो पार्टिकल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट है। और यही जो अरेंजमेंट होता है ये लंबे डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस तक पूरे के पूरे सॉलिड में ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा ये अपने आप को रिपीट करेगा। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेटा ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स का एक फिक्स 3D अरेंजमेंट होता है, एक फिक्स 3D अरेंजमेंट होता है। और वही जो 3D अरेंजमेंट होता है वो पूरे के पूरे सॉलिड में रहेगा, है ना। पूरा का पूरा सॉलिड में पार्टिकल्स का 3D अरेंजमेंट फिक्स रहता है। यस, तो देखो इसने ये लिखा है कि द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि जो सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं ना। तो लिखता है द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल इज ऑर्डर्ड, है ना। एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, एंड रिपीटेटिव इन 3 डायमेंशन, पूरे के पूरे 3D में। देखो कोई भी जो सॉलिड होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर होती है। तो जब मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स होता है और वो रिपीट करता है, तो कहां रिपीट करता है? 3D में रिपीट करता है ना। तो पार्टिकल्स का एक फिक्स 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होगा जो अपने आप को रिपीट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेरी गुड, तो ये फर्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अच्छा, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना इनको बोला जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। क्या बोला जाता है बेटा? हाँ बेटा, नोट करना है सब कुछ। हाँ जी, नोट करना है सब कुछ, नोट करना है ज्यादा। हाँ, इसमें एक चीज लिखी हुई है कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स कहते हैं। क्यों? मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि इसमें पार्टिकल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट होता है और वो जो अरेंजमेंट होता है ये लंबे डिस्टेंस के लिए होता है। पूरे के पूरे सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स होता है, पूरी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस तक सेम अरेंजमेंट रहेगा। दैट्स व्हाई दीज सॉलिड्स आर नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? यस बेटा, बात समझ में आ गई है ना। विच मीन्स दैट देर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल। आपको अगर ये समझ में आ गया कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स क्या होते हैं तो आपको आगे वाली कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और लिखिए, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो आप क्या बोलोगे? 0 डिग्री सेल्सियस, एक फिक्स वैल्यू कि जैसे ही टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा सर आइस आपकी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जहां पर मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स वैल्यू होती है ऐसे मेल्टिंग पॉइंट को बोला जाता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट।
एक होता है डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि एक सब्सटेंस है एक्स, उसका मेल्टिंग पॉइंट 40 से 60 डिग्री सेल्सियस की रेंज में है, तो उसने फिक्स वैल्यू नहीं बताई, उसने बोला रेंज 40 से 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये जब रेंज आ जाती है ना, इसको बोला जाता है डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक फिक्स वैल्यू है तो उसको बोला जाएगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और अगर मान लो एक रेंज आ जाए कि पार्टी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक रेंज में है 20 से 40 डिग्री, 5 से 10 डिग्री, तो ये जो रेंज होती है उसको बोला जाता है डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो बेटा यहां पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद जो मैं अमोर्फस आपको पढ़ाने वाला हूं उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफ्यूज्ड होगा। वो एकदम से मेल्ट नहीं होते, पहले वो हल्का हल्का सा ना वो होगा वैसे क्या बोलते हैं उसको, नरम होना स्टार्ट होएगा, है ना, हल्का सा मेल्ट होना स्टार्ट होएगा, फिर उसके बाद पहले सॉफ्ट होना स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद मेल्ट होगा। उनको बोला जाता है डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? तो ये मेरे हिसाब से तीनों पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अगर लिख लिया है तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। अगर आपने डन लिख लिया है तो आगे चलते हैं। बेटा 3D लाइब्रेरी जहां जरूरत पड़ेगी वहां दिखाएंगे, 3D के लिए इतना वो खुश मत हो आप, है ना। देखो कोशिश ये करो कि बिना 3D मॉडल के आपको कहानी समझ में आए। मैं क्या कह रहा हूं, कोशिश ये करो कि बिना 3D मॉडल के कहानी समझ में आए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में 3D मॉडल नहीं मिलेगा आपको, आप विजुलाइज करने की कोशिश करो। जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना, तो आप कोशिश करना कि 3D में खुद से विजुलाइज कर पाओ, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि अगर मैं यहां पर डायग्राम दिखा तो दूंगा तुम्हें, है ना, मान लो मैं तुम्हें दिखा भी दूं 3D में, लेकिन एग्जाम में तो 3D डायग्राम नहीं आएगा ना। कैलकुलेशन कैसे करोगे? खुद का दिमाग लगा के करना है। तो कोशिश ये करना कि खुद से समझो चीजों को, है ना। क्लियर है? अच्छा, 3 पॉइंट लिखे हैं अभी तक हमने। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, और वो जो अरेंजमेंट होता है वो एक लंबी डिस्टेंस के लिए होता है, इसलिए इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स कहा जाता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, इनको शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वाले पॉइंट को मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, इस वाले पॉइंट को भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। इससे पहले बाकी पॉइंट समझते हैं। देखो क्या कहता है, लिखता है व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल दे गिव शार्प एंड स्मूथ एजेस। जैसे अगर मान लो आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप उसको अगर चाकू से काटोगे, है ना, किसी भी शार्प टूल से काटोगे ना, तो इसके जो एजेस मिलेंगे वो एकदम शार्प होंगे, एकदम स्मूथ होंगे। ठीक है, अब ये थ्योरी है बेटा ना, इसको ऐसे याद ही रखो। ठीक है, इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश मत करियो। ठीक है, इनको जब आप चाकू से काटते हो तो क्या मिलता है? शार्प एंड स्मूथ एजेस मिलते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन को अगर आप उसको अमोर्फस को काटोगे ना, तो आपको शार्प एजेस नहीं मिलेंगे, है ना, टेढ़े मेढ़े से एजेस मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, इसको बस याद रखो, है ना। और इसको बोला जाता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है इसको? क्लीवेज प्रॉपर्टी, है ना, कि आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और देखो, अगला पॉइंट क्या लिखा है, लिखता है दे हैव ए डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दादा 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 दादा, ये नाम सुना सुना लग रहा है क्या? अरे भैया, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब क्या होता है सर? फ्यूजन का मतलब होता है सर सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट करना। अरे हाँ ना बोलना भाई, भाई लोगों बोलो तो सही। अगर सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज फ्यूजन। और इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट का रिक्वायरमेंट होता है, जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। समझ में आ गई? कक्षा 11, कक्षा 11 में एक चैप्टर हुआ करता है, अगर तुमने नाम सुना हो, उसका नाम है सॉलिड स्टेट, है ना। तो सॉरी, सॉलिड स्टेट नहीं, थर्मोडायनेमिक्स। सॉलिड स्टेट चढ़ गया मेरे सर पे। हाँ, तो बेटा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। ऑब्वियस ही बात है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कुछ हीट देना पड़ेगा, उसी को बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इनका जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है ना, वो फिक्स वैल्यू होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है। और अगर आपका क्रिस्टल चेंज होगा, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स के लिए आपकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्लियर? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और देखो, इनका एग्जाम्पल लिखे हुए बेटा, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है देखो, NaCl हो गया, KCl हो गया, LiCl हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड। SiC क्या है बेटा? सिलिकॉन कार्बाइड, है ना। क्या लिख सकते हो? सिलिकॉन कार्बाइड। ऑलराइट, ये क्या होता है बेटा? सिलिकॉन कार्बाइड। SiC क्वार्ट्ज हो गया, ये इस कैटेगरी में आते हैं, है ना, ये इस कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको अच्छे से समझो कि आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ये वाली लाइन को याद रख लियो बेटा, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो अभी तक हमने इसमें पढ़ा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अब आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिसोट्रॉपिक, है ना? तो देखो एनिसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू होती है, सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल भी लिखा है कौन कौन सी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनकी वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस इन द सेम क्रिस्टल। अगर कोई आपके पास एक सॉलिड है और उस सॉलिड में इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। अगर ऐसा है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज मिलना, इसी को बोला जाता है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। अगर मान लो आपको सारी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम मिले, उसको बोला जाता है आइसोट्रॉपिक इन नेचर, है ना? वो होगा आपका अमोर्फस सॉलिड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका एनिसोट्रॉपिक इन नेचर का वापस क्या मतलब हो गया कि सर डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वैल्यू मिलेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस डायरेक्शन में जाओगे अलग वैल्यू, इस डायरेक्शन में जाओगे अलग वैल्यू, इस डायरेक्शन में जाओगे अलग वैल्यू। कोई आपसे पूछ ले कि सर ऐसा क्यों हुआ, है ना? डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यूज क्यों मिल रही है, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोच के देखो, आपके पास एक सॉलिड है ना, सॉलिड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है ना? ऐसे समझना, एक तो मैंने ऐसे गोला बना रखा है ना? आपके सामने दो चीजों से मिलके एक सॉलिड बना है ना, दो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके एक सॉलिड बना हुआ है। देखो जरा इधर देखना जी, स्क्रीन पर सारे लोगों का ध्यान स्क्रीन पे हो, इधर उधर मुंह नहीं फाड़ना, है ना? ये देखो बेटा, एक तो ये वाला पार्टिकल है ना, और एक पार्टिकल ऐसा है, ये वाला, इस तरह का एक पार्टिकल है, ठीक है? इस तरह का एक पार्टिकल है। समझ में आ रही मेरी बात? इस तरह का एक पार्टिकल है। ये जो सॉलिड है, ये दो तरह के पार्टिकल से मिलके बना है। अच्छा टाइम, अरे यार लो, लिखो भाई, लिखो यार, लिखो बेटा, लिखो। हाँ लिखना जरूरी है भाई, लिखना जरूरी है, जल लिखो। कोई बात नहीं, समझा तो बाद में भी देंगे आपको, ऐसी क्या बात है ना? क्यों भाई? सर ये तो बाद में भी समझा देंगे। हाँ लिखो बेटा, लिखो, आराम से लिखो, अभी मैं समझाता हूं, फिर उसके बाद भाई देखो स्क्रीन से हटना भी पड़ेगा, है ना? लिखोगे जब तो स्क्रीन से मुझे हटना पड़ेगा, क्योंकि फिर दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, हाँ लिख लो आराम। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि बेटा साथ साथ लिखते जाना, है ना? आप कोशिश ये करना कि साथ साथ लिख लो, ठीक है? हो गया? डन? हो गया पक्का? चलो ठीक है। हाँ तो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे मान लो ये आपका एक सॉलिड है जो दो पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है? एक पार्टिकल को मैंने गोले से दिखाया है और एक पार्टिकल को ऐसे अलग अलग तरीके से दिखा है, ठीक है? ये दो तरह से मिलके बना। अब एक चीज और देखो, अब समझना आप, मैंने इसमें एक डायरेक्शन चूज करी है, ये वाली डायरेक्शन, देखना ये वाली डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन नंबर 1। ये जो डायरेक्शन है ये एक ऐसी डायरेक्शन है, बेटा ये एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें इस तरफ देखो ये वाला पार्टिकल, फिर ऐसा पार्टिकल, फिर ऐसा पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल को लिख दो ए, इस वाले पार्टिकल को लिख दो बी, है ना? तो ये बी बी बी, ये वाला ए ए ए। ये वाली जो डायरेक्शन है इसमें देखो बी के बाद बी आ रहा है, बी के बाद बी आ रहा है, ए के बाद ए आ रहा है, ए के बाद ए आ रहा है ना? पार्टिकल्स का ये वाला अरेंजमेंट है, दिस इज डायरेक्शन नंबर 1। अब समझना, मैंने इसी लैटिस में, इसी क्रिस्टल में एक और डायरेक्शन चूज कर ली, ये वाली। मैंने इसी लैटिस में बेटा एक और डायरेक्शन चूज करी है, और वो डायरेक्शन है ये वाली। समझाने के लिए है बेटा, दिस इज योर डायरेक्शन नंबर 2। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में क्या पार्टिकल्स का आपको डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहा है? सर बिल्कुल मिल रहा है। देखो ए के बाद बी, बी के बाद वापस ए, देखो सर बी के बाद ए के बाद बी। देख रहे हो मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
बेटा ये समझाने के लिए, आप चाहो तो नोट करना हो तो कर सकते हो, नहीं भी नोट करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझाने के लिए था। इसमें आप एक चीज नोटिस करो, जब आप ये वाले डायरेक्शन में जा रहे थे, डायरेक्शन नंबर 1 में, तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बी 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 ए ए था। इस वाले डायरेक्शन में गए तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ए बी ए बी ए बी ए बी, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो गया। दैट्स वाई जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो भी इस डायरेक्शन में कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में कुछ और होगी। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें डायरेक्शन की नेचर पे प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिपेंड करती हो, डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है एनिसोट्रोपिक इन नेचर। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? ज्यादा ज्यादा दिमाग पे बोझ नहीं डालना है, बहुत आसान चीज है, आसान को मुश्किल बना के नहीं समझना है। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लैटिस क्या है अभी समझाऊंगा, लैटिस क्या है अभी समझाएंगे। हाँ जी हाँ जी, अरे भैया लैटिस क्या अभी समझाएं, अभी समझाएंगे आपको, थोड़ा सा वेट करो। क्लियर है? आसान है ना यार, ये बहुत इजी चीज है यार, इसको मुश्किल मत बनाना है। ये चैप्टर आसान है, जबरदस्ती मुश्किल बनाने की कोशिश मत करना, है ना? मैं आपसे ये कहूंगा, आ जाओ। तो ये बेटा हमने बात कर ली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अब जो अमोर्फस सॉलिड्स है, अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। अगर क्रिस्टलाइन अच्छे से समझ लिया तो अमोर्फस सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल आपको बड़े आराम से समझ में आएगी। देखो क्या लिखा है, लिखता है देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे उसमें पार्टिकल्स का फिक्स अरेंजमेंट होता था, और वो जो फिक्स अरेंजमेंट था वो पूरी लंबी डिस्टेंस के लिए पूरे के पूरे सॉलिड में वही फिक्स अरेंजमेंट रिपीट हो रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा पार्टिकल्स का कोई फिक्स अरेंजमेंट है ही नहीं जो लंबी डिस्टेंस के लिए रिपीट होता हो, है ना? एक हर बार पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे सॉलिड्स जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे? अमोर्फस सॉलिड्स आएंगे। और क्योंकि पार्टिकल्स का फिक्स अरेंजमेंट नहीं है तो इसी वजह से ये जो सॉलिड्स हैं इनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स कहा जाता है ना? पिछले वालों को क्या कहते थे बेटा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स कहते थे, इनको क्या कहते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। हाँ, अब देखो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लिखा है सर डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैंने आपको बोला ही था डिफ्यूज का मतलब क्या होता है कि पहले वो हल्का सा सॉफ्ट होंगे उसके बाद मेल्ट होंगे। एक रेंज में होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। दैट्स वाई इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा? डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है? अच्छा सर, हम लोग जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी चाकू से काटते थे, किसी शार्प टूल से काटते थे, तो हमें शार्प एंड स्मूथ एजेस मिलते थे। लेकिन जब आप अमोर्फस सॉलिड को काटोगे किसी शार्प टूल से तो आपको जो एजेस मिलेंगे वो बेटा स्मूथ एजेस नहीं होंगे, इररेगुलर एजेस होंगे। जैसे मान ले आपके पास एक प्लास्टिक है ना? आपके पास एक प्लास्टिक का टुकड़ा है दादा, आपके पास एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, आपके पास एक ग्लास है, ग्लास को काटना कभी शार्प टूल से, प्लास्टिक को काटना कभी शार्प टूल से, आपको जो एजेस मिलेंगे ना वो स्मूथ नहीं होंगे, रफ एजेस होंगे, इररेगुलर एजेस होंगे, है ना? इसको, वो जो प्लास्टिक होता है, वो जो ग्लास होता है बेटा कौन सा सॉलिड होता है? अमोर्फस सॉलिड होता है। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? यस? हाँ। अब देखो इसने एक चीज और लिखी है कि दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये क्या होते हैं? डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं होती इनकी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो फिक्स वैल्यू नहीं होती जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में फिक्स वैल्यू होती थी। क्लियर? समझ में अगर आ गया हो, नोट अगर कर लिया हो तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हाँ, माहौल में आ जाओ भैया। अबे बिस्कुट कहां से आ गया भाई? यहां आज तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है भाई। हाँ, आज तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है दादा लोगों, क्योंकि चैप्टर आसान आ गया ना, है ना? बेटा 3D लाइब्रेरी जब काम में आनी है तब आएगी, चिंता मत करो। भी 3D लाइब्रेरी जब काम में आनी है तब आएगी। अरे बेटा क्वार्ट्ज एक सब्सटेंस होता है भाई। बताओ ये वाला भी डाउट। बेटा क्वार्ट्ज क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है ना? एक सॉलिड होता है। आगे पढ़ोगे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिलिकॉन वगैरह से बनता है ना, उसमें काम में आता है वो, ठीक है? हाँ, हो गया, डन 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 डन। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। देखो हमने ये कहा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एनिसोट्रोपिक इन नेचर, कि वहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है सर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेकिन जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, है ना? देखो ये लिखा है दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। बेटा आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी
यस, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी वो हर डायरेक्शन में सेम होगी, आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद जो अगली लाइन लिखी है ना, वो भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि बेटा ये जो सॉलिड्स होते हैं ना, ये जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। सर ये तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, सर ये तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं कि सॉलिड भी फ्लो कर रहा है। बिल्कुल फ्लो करता है, हालांकि उनका फ्लो इतना धीरे होता है कि हम लोग अपनी आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बहुत सालों बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आप लोग अगर देखोगे, तो जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, अगर आपके घर के आसपास कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है ना, अगर आपके घर के आसपास कोई बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है तो उसमें आप एक चीज देखना कि वो जो ग्लास, उनकी खिड़कियों के ग्लास होंगे ना, उसकी थिकनेस ना नीचे से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। हो सकता है उनको अपनी आंखों से आपको ना दिखे, लेकिन अगर आप किसी टूल के थ्रू उसको मेजर करोगे, जो तो थिकनेस होती है उनके ग्लास की, वो नीचे से ज्यादा होती है और ऊपर से जो ग्लास होता है वो हल्का सा पतला हो जाता है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका जो ग्लास है उसके पार्टिकल्स ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करें। अब ये जो चीज है कि पार्टिकल्स का फ्लो करना, ये आपको महीने, 2 महीने, साल भर में ऑब्जर्व नहीं होता, बिकॉज पार्टिकल्स का जो फ्लो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, अगर ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है तो बहुत साल लगेंगे, बहुत सालों बाद ये चीज ऑब्जर्व होगी, क्योंकि पार्टिकल्स का, वापस कह देता हूं, फ्लो जो है वो बहुत ही कम होता है, रेट ऑफ फ्लो बहुत ही कम होता है, लेकिन वो फ्लो करते हैं, है ना बेटा। क्योंकि ये फ्लो करते हैं, इसी वजह से इनको नाम दिया जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। लिक्विड भी फ्लो करता है ना, अरे बोलना भाई, लिक्विड भी तो फ्लो करता है ना, तो ये लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं, दैट्स वाई इनको कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। और इनका एक और नाम है, इनको सूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है, फेक सॉलिड। सूडो मतलब फेक, है ना, ऐसे कह सकते हैं क्या? अरे बोलो ना यार, ऐसे कह सकते हैं क्या बेटा कि उनको क्या कहा जाता है? सूडो सॉलिड्स कहा जाता है। इसी वजह से ध्यान रखना कि सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड्स किसको कहा जाएगा? अमोर्फस सॉलिड्स के। इसका मतलब ये नहीं कि लिक्विड्स हैं, लेकिन इनकी टेंडेंसी फ्लो करने की होती है, जैसे लिक्विड्स की टेंडेंसी फ्लो करने की होती है, वैसे ही सॉलिड्स की टेंडेंसी भी फ्लो करने की होती है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स या फिर सूडो सॉलिड्स। ठीक है, और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आप ध्यान में रख सकते हो। सर ग्लास होता है, रबड़ होता है, प्लास्टिक होता है, वुड होता है, ये इस एग्जांपल में आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। आरजे सर ने पढ़ाया था, फिर क्या चाहिए भाई, फिर क्या चाहिए मतलब, बस बढ़िया, एकदम जबरदस्त पढ़ाया हुआ है, फिर तो काम आसान है तुम्हारे लिए। चलो नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ जी बेटा, नोट कर लो। दादा, और अगर नोट हो जाए तो फिर बता देना मुझे, आगे चलेंगे फिर। डन डन डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बेटा हम लोगों ने मोटा मोटा सॉलिड्स को क्लासिफाई कर दिया, है ना। हमने मोटा मोटा सॉलिड्स को क्लासिफाई कर दिया कितनी तरीके से? 2 तरीके से। एक था क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा था अमोर्फस सॉलिड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। सर अच्छा, अब हम लोग सिर्फ किसको क्लासिफाई करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। किस बेस पे? जैसे मान लो 2 पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, ये 2 पार्टिकल है, इन पार्टिकल्स के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इन पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, इसके बेसिस पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा किसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। ठीक है, क्या कर सकते हैं? अच्छा एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, कोई अगर आपसे कहे, अगर कोई आपसे कहे कि आप अमोर्फस सॉलिड्स कैसे बना सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड से, तो आप एक काम करना, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको मेल्ट करना और एकदम से ठंडा कर देना। क्या कह रहा हूं मैं भाई लोगों, क्या कह रहा हूं मैं? अगर आप अमोर कोई भी सॉलिड है उसको एकदम से कूल करते हो ना, एकदम से ठंडा करते हो ना, तो वो अमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? जब आप एकदम से ठंडा करते हो तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिस अरेंजमेंट में जाने चाहिए थे उस अरेंजमेंट में नहीं जा पाते, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता, आपने एकदम से सडन कूलिंग कर दी है।
है ना। तो आप एकदम से अगर ठंडा करोगे किसी सॉलिड को, एकदम से कूल करोगे, तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। फिक्स अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं हो पाता क्योंकि वो अरेंज हो ही नहीं पाते, इतना टाइम मिला ही नहीं उन पार्टिकल्स को अपने फिक्स अरेंजमेंट में जाने के लिए, और वो अमोर्फस सॉलिड हो जाएगा। अमोर्फस सॉलिड्स वही तो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ओके, आ जाओ। तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने क्लासिफाई किस बेसिस पे किया है कि सर क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरह का है। मान लो अगर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैंडरवॉल फोर्सेस हो, अगर पार्टिकल्स के बीच वैंडरवॉल फोर्सेस काम कर रहे हो, तो हम लोग ऐसे सॉलिड्स को बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बेटा हम लोग ऐसे सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। जहां पर पार्टिकल्स के बीच वैंडरवॉल फोर्सेस या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड काम में आते हो, बेटा इनको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, है ना। फोर्सेस नहीं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वाली कैटेगरी में जनरली ये आते हैं। अगर मान लो पार्टिकल्स के बीच बेटा आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है अगर पार्टिकल्स के बीच, तो जो ऐसे सॉलिड्स होते हैं इनको बेटा बोला जाएगा आयोनिक सॉलिड्स। ये बहुत ही आसान चीज है। अगर मान लो पार्टिकल्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे इनको बोला जाएगा कोवेलेंट सॉलिड्स। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? और अगर मान लो पार्टिकल्स के बीच मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, है ना, मेटालिक बॉन्ड, ये सारा सब कुछ आप लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में, है ना। अगर उनके बीच मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है पार्टिकल्स के बीच, तो जो ऐसे सॉलिड्स होंगे बेटा उनको क्या बोला जाएगा? मेटालिक सॉलिड्स बोला जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जो आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl, क्या लगता है वो कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए? वो कौन सा सॉलिड होगा? ईमानदारी से बताओ, देखें भाई लोगों, ईमानदारी से बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जो आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, जो नमक है, वो कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए? वो कौन सा सॉलिड होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बोलो जी। भाई लोगों फटाफट फटाफट बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्या लगता है भैया, क्या लगता है? आयोनिक होना चाहिए, खत्म। अगर मैं आपसे कहूं डायमंड कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, तो आप कहोगे सर डायमंड में कार्बन के बीच। अच्छा, डायमंड कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए? चलो तुम बता ही दो, देखिए अभी पूछ लेते हैं। डायमंड कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए? अभी पता लग जाएगा। डायमंड डायमंड डायमंड, हाँ डायमंड डायमंड, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए? डायमंड ग्रेफाइट कौन सी कैटेगरी में जाएगा? कौन सी में? यस, वेरी गुड। अरे भैया कोवेलेंट सॉलिड होगा ना, क्योंकि जो डायमंड होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? सर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यस, कार्बन कार्बन एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो कार्बन कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? कोवेलेंट सॉलिड्स में। अगर मैं आपसे कहूं आयरन, आयरन भी तो एक सॉलिड है, वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? सोडियम कौन सी कैटेगरी में जाएगा? तो आप बोलोगे सर सोडियम हो गया, आयरन हो गया, मेटल्स होते हैं, और मेटल्स है तो उनके बीच मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वो मेटालिक सॉलिड वाली कैटेगरी में जाएंगे। तो बहुत आसान चीज है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। जो जितना स्क्रीन पे लिखा है, जितना बोर्ड पे लिखा है उतना ध्यान रखो, बस कहानी खत्म है। ठीक है, ऑल राइट। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आयोनिक सॉलिड्स के बारे में। बहुत सिंपल है बेटा, देखो इसका नाम ही चीख चीख के कह रहा है कि आयोनिक सॉलिड है, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस प्रेजेंट होंगे, है ना। ये किससे मिलके बना होगा? आयन से मिलके बना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, तो बेटा NaCl एक सॉलिड है जिसमें कौन कौन से आयन है? सर एक है Na+ और दूसरा है Cl-। यस, ये कैटायन और एनायन होगा। और मुझे एक बात बताओ, अगर कैटायन और एनायन है तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या मैं उसको कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकता हूं क्या? जल्दी से बोलिए, क्या आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो सर। दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, हम लोग सारी दुनिया जानती है ना। तो आयोनिक सॉलिड में सबसे पहली चीज, आयंस हो जाएंगे पार्टिकल्स, और आयंस के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा आगे आओ, कहता है दीज सॉलिड्स आर हार्ड। हार्ड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हार्ड होना ही है, क्योंकि जो आपका आयोनिक बॉन्ड होता है बेटा, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से क्या बोला गया है, ये क्या होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं। और लिखता है ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल समझते हो क्या? ब्रिटल समझते हो क्या? जैसे आप इनको किसी हथौड़े से मारोगे ना, एकदम से बिखर जाएंगे, है ना। ब्रिटल का क्या मतलब होता है? जब अगर इनको एकदम जोर से मारो ना ऊपर से, तो एकदम बिखर जाएंगे, उसको बोला था ब्रिटल इन नेचर, है ना। तो ये हार्ड भी होते हैं, और क्या होता है बेटा? ब्रिटल होते हैं।
यस, बहुत आसान है। अच्छा, क्योंकि आपका आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और अगर पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कि नहीं। बहुत आसान है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत, हाँ भंगुर बोलते हैं इनको हिंदी में ना, भंगुर बोला जाता है, हाँ चूर चूर हो जाएगा। यस, आशिकों वाली भाषा समझते हो तुम, चूर चूर है। हाँ, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा होगा। अब अच्छा, एक बात और बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो सोडियम क्लोराइड है, क्या ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या, तो ये चीज तो हम लोग पढ़ के आए हैं भैया। सर सॉलिड स्टेट में जो NaCl है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। सर मैं पूछूंगा क्यों, आप बोलोगे सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं बनाएगा, है ना, और आयंस का मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन लेकिन अगर मान लो आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, आपने इसकी मोल्टन स्टेट ले ली, तो ये आयंस में डिसोसिएट हो सकता है और आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए भैया, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, है ना, हम लोगों ने बात कर ली थी इसकी। बहुत बढ़िया। तो ये लिखता है, देखो लिखता है कि इन द मोल्टन स्टेट और व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जिसको आप एक्वस स्टेट कह सकते हो, द आयंस बिकम फ्री टू मूव एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे। यस, आगे लिखता है सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है H2O, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सोडियम क्लोराइड नमक है, नमक को पानी में डालो एकदम मक्खन की तरह डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये खुद पोलर है, वाटर भी पोलर है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यस लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसी वजह से ये बड़े आराम से डिसॉल्व हो सकते हैं। और इनके अगर आप एग्जांपल की बात करो तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे NaCl, Na+Cl-, KCl, K+Cl-, MgCl2, Mg2+Cl-, और ZnS, Zn2+S2-, LiCl, Li+Cl-, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे इस आयोनिक सॉलिड वाली कैटेगरी में आने वाले हैं। यस, कोई परेशानी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सॉलिड स्टेट नहीं चल रहा सर, ये तो ऐसा लग रहा है केमिकल बॉन्डिंग चल रहा हो जैसे, है भाई, ऐसा लग रहा है ना कि केमिकल बॉन्डिंग चल रहा हो। हाँ जी, अगर समझ में आ गया बेटा थम्स अप करना, और अगर नोट कर लिया है तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। अगला क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे, जल्दी से करो देखें। हाँ जी, फटाफट आगे चलेंगे बेटा। अबे एग्जाम्पल दिया है वो, हाँ एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है, उसको काट के चीर के खाओ मत तुम, है ना, उसके प्राण मत निकालो एग्जाम्पल के। यस, नोट कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, आगे आ जाओ। और अगला हम लोग बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स। क्या बात करेंगे, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। देखो कोवेलेंट सॉलिड हो गया इसका मतलब, कोवेलेंट सॉलिड हो गया इसका मतलब जो पार्टिकल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे बेटा उसके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो होगा सर कोवेलेंट बॉन्ड। यस, कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना वो भी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड भी कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजीशंस। कोवेलेंट बॉन्ड भी कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है, वीक नहीं माना जाता, वीक वाली कैटेगरी में नहीं आता। जैसे अगर हम लोग बात करें ना, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक वाली कैटेगरी में आता है। जैसे हम लोग बात करें वेंडरवॉल फोर्सेस, वो वीक वाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपका आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, मेटालिक हो गया, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग फोर्स बॉन्ड्स वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्योंकि पार्टिकल्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। यस, समझ में आ गई मेरी बात, बहुत आसान है। अच्छा, आगे कहता है सच सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, सेम ही रहेगा क्योंकि सर यहां पर भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भैया बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे डायमंड होता है ना, डायमंड, डायमंड होता है ना, डायमंड कितना हार्ड होता है ना, सर पे मारो सर फट जाएगा तुम्हारा। हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस बोलते हैं ना हम लोग डायमंड को। तो बेटा हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, बिल्कुल होता है। और भैया जी, और भैया जी, सर ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा कि ये क्योंकि पार्टिकल्स के बीच बहुत जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और डायमंड की आपने स्ट्रक्चर देखी है क्या, देखो आप लोगों ने डायमंड की स्ट्रक्चर देखी है, क्लास 11th में हालांकि आता था, आप लोग पढ़ते थे टी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है सुनो, जैसे मान लो ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो ये जो कार्बन है ये दूसरे कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होगा ऐसे, 4 कार्बन से जुड़ा होगा ऐसे।
और मुझे एक बात बताओ, जो डायमंड होता है, उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जल्दी बताओ। डायमंड में व्हाट इज द हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन, कौन बताएगा? ये क्या बात बता दिया भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है सर। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। यस, मेरे हिसाब से क्लियर है ये चीज। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, ये भी फर्दर 4 कार्बन से जुड़ा होगा ऐसे, ये वाला भी फर्दर 4 कार्बन से जुड़ेगा ऐसे, ये वाला भी फर्दर 4 कार्बन से जुड़ेगा ऐसे, देख रहे हो? फिर ये वाला भी फर्दर 4 कार्बन से जुड़ेगा ऐसे, ये वाला भी 4 से जुड़ेगा, ये वाला भी 4 से जुड़ेगा। सर ऐसे करते करते तो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाएगी, बिल्कुल स्ट्रक्चर बन जाएगी भैया, बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड्स का एक बहुत बड़ा जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड्स का। दैट्स वाई, इसी वजह से तो इनको क्या बोला गया है? इसी वजह से इनको क्या बोला गया बेटा? नेटवर्क सॉलिड्स बोला गया है। क्या बोला गया इनको? नेटवर्क सॉलिड्स बोला गया है, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ते कोवलेंट बॉन्ड का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। दैट्स व्हाई दीज सॉलिड्स आर नोन एज नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रही मेरी बात? बहुत आसान है ये तो। आगे लिखा है दे आर इनसॉल्यूबल एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं बेटा, ये इंसुलेटर्स होते हैं, सॉरी, दे आर इंसुलेटर्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोटा मोटा अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? सुनो मेरी बात भाई। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सर 4 होते हैं। और यहां पर देखो, जो कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन है सर, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखे हैं। यस, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखे हैं। इसी वजह से कार्बन के पास सर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो सर ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। यस, अगर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता था, लेकिन डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इनके एग्जाम्पल लिखे हुए आपके सामने, डायमंड लिखा है, ग्रेफाइट लिखा है, सिलिकॉन कार्बाइड लिखा है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिखा है, आप सिलिका भी लिख सकते हो, SiO2 भी लिख सकते हो। यस, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है बेटा किसका? ग्रेफाइट का। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट। देखो ये जो आपके कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं, हमने लिखा हार्ड होते हैं, लेकिन जो आपका ग्रेफाइट होता है ना, वो सॉफ्ट होता है। हमने ये लिखा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर होते हैं, जबकि आपका जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टर होता है। तो ये इसमें छोटा सा एक्सेप्शन है, इसको याद रखियो। और इसकी सॉफ्टनेस के पीछे, इसकी कंडक्टर होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है इसकी स्ट्रक्चर। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि जो ग्रेफाइट होता है बेटा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, वहां पर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ना। वहां पर लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की, लेयर्स के बीच वीक फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, वैंडरवॉल, और उसकी वजह से वो ग्रेफाइट जो होता है, वो लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है बेटा जी? स्लाइड कर सकती है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, स्लिप कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, और उसकी वजह से वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो बाकी प्रॉपर्टीज आप याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ आप ये भी याद रखो कि इसमें एक्सेप्शन होता है किसका? ग्रेफाइट का। आपका ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, बाकी सारे हार्ड होते हैं, है ना। बाकी सारे इंसुलेटर होते हैं, जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टर होता है। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है आपको। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। एलन क्या है बेटा? एलन ये SiC तो बता दिया, ये होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। हे भगवान, नाम भी मैं बताऊं अभी, क्लास 12th में आ गए हो भाई। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एलन क्या है बेटा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, क्लियर? यस 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 यस। अगर आपने नोट कर लिया है तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। जैसे ही नोट कर लो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे बेटा। हाँ जी, नोट कर लेते ही बेटा डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। डायरेक्शनल, अब तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? कोवलेंट बॉन्ड एक फिक्स डायरेक्शन में बनता है ना, कि px एक फिक्स डायरेक्शन में आपस में ओवरलैप करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, py एक फिक्स डायरेक्शन में ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा। तो डायरेक्शनल उसी को तो कहते हैं, हद है मतलब। हाँ चलो जी, आगे चलते हैं फिर। वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलिए आगे चलिए। हम लोग बात करने वाले हैं मेटालिक सॉलिड्स की। देखो मेटल कैसा होता है दिखने में, मेटल कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं।
मेटल दिखने में कैसा होता है? अगर मैं सोडियम की बात करूं, देखो सोडियम की अगर बात करें ना, हम लोग मोटा मोटा बात करते हैं सोडियम। देखो सोडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसको बोला जाता है मेटल कोर। क्या बोला जाता है इसको? मेटल कोर। कोर वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ही कोई मेटल लूज करता है, पीछे जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बचता है, पीछे जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बचता है बेटा, उसको बोला जाता है मेटल कोर। ठीक है। अच्छा अब देखो, जो आपका सोडियम होगा ना, उसमें बहुत सारे Na+ के एटम्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे बहुत सारे Na+ प्रेजेंट है। यस, ऐसे बहुत सारे Na+ आयंस प्रेजेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? और ये जो मेटल आयन है, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज भी किया है, तो ऐसे ही इसके चारों तरफ, ऐसे ही इनके चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। ये सारी चीजें बेटा क्लास 11th की कहानी है ये, हालांकि मुझे बताना की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आप लोगों को, है ना? ये आप लोगों ने मेटालिक बॉन्ड पढ़ रखा होगा क्लास 11th में, ये सारी क्लास 11th की चीज है। हाँ बेटा, कोर बोल दो कर्नल बोल दो, एक ही बात है। हाँ, कोर बोल दो कर्नल, मेटल कर्नल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको बोला जाता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये भैया इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। ऐसे बहुत सारे Na+ आयंस प्रेजेंट होंगे और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, इसको बोला जाता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी खास बात क्या होती है? ये होता है सर, घूम सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मूव कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पर, सर ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रुके हुए नहीं है सर, ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल है। मोबाइल, ये वो वाला मोबाइल की बात नहीं हो रही, मोबाइल मतलब ये सर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं ना, अपनी जगह पर रुके हुए नहीं है सर। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है मोबाइल सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है मेटल कोर या फिर कर्नल। अब सुनो क्या होगा, अब सुनो क्या होगा। अरे भैया देखो, इस पे चार्ज है पॉजिटिव और इन पे चार्ज है नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमेशा हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और यही जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। बेटा इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। बोलो 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 बोलो। यस 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 यस। तो यही जो मेटालिक बॉन्ड है, इसी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि आपका जो मेटल है वो कितना हार्ड है। देखो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, जैसे सोडियम की बात करें बेटा, सोडियम जो होता है ना वो सॉफ्ट मेटल होता है। सोडियम को आप चाकू से भी काट सकते हो। लैब में काटा है तुमने कभी सोडियम को चाकू से? है भाई? अबे लैब में कभी जाने का मौका मिला तुम्हें? लैब की शक्ल देखी है कभी? वहां पर सोडियम ओडियम होता है, केरोसिन में डुबा के रखते हैं उसको, देखा है उसको कभी? है ना? जैसे हम लोग जब 11th क्लास में थे ना भाई, 11th 12th में, तो मैंने शायद पहले भी बताया हो, हम लोग क्या करते थे, एकदम से सोडियम का ना लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए दिया जाता था सोडियम, थोड़ा थोड़ा सा सबको, थोड़ा थोड़ा सा। तो हम लोग क्या करते थे ना, हल्का सा सोडियम थोड़ा सा टुकड़ा चुरा के ले आते थे, है ना? और जैसे स्कूल में क्या होता है ना, जहां पर सारे लोग, सारे बच्चे एक जगह पे पानी पीते हैं, है ना, ऐसे वो पानी पीने के लिए वो लगा होता है ना सारा सिस्टम, तो वहां पर छोटी क्लासेस के बच्चे भी आते थे, बड़ी क्लासेस के बच्चे भी आते थे। तो हमारे पास सोडियम होता था, हम उसको बोलते थे, बच्चा छोटी मान लो पानी पीना, मैंने कहा इधर इधर, तुझे जादू दिखाऊं? बोले दिखाओ दिखाओ भैया, जादू दिखाओ, क्या दिखाओगे? मैंने कहा अभी देख, पानी में से धुआं निकलेगा, जब पानी में आग लग जाएगी ऐसे लगेगा। बोले क्या बात कर रहे हो, पानी में से आग कैसे लग सकती है? मैंने कहा देखना। तो जैसे वो पानी होता था, उसमें अंदर सोडियम का टुकड़ा डाल देते थे। तो अब सोडियम का आप लोगों ने सुना ना, सोडियम को जो वाटर के साथ रिएक्शन होती है ना, वो क्या करता है? हीट रिलीज करता है, और उसको ऐसा लगता है अरे सर, अरे भैया मजा आ गया, मतलब आपने क्या कर दिया, कमाल कर दिया है। हाँ, तो पानी में आग लगा देते थे हम लोग, है ना? तो उसको लगता था कि ये मतलब, उसको ऐसे उस समय तो लगता था यार भैया आप तो मतलब जादू है यार, है ना? लेकिन जब वो 11th में गया होगा, उसने साइंस ली होगी, तो उसको लगा होगा कि उसको बेवकूफ बनाया गया है ना? हाँ। अरे बूम, एकदम से इतना नहीं होता, इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज तब होती है जब आप बहुत बहुत सारा सॉलिड लोगे ना, तब ऐसा होगा, है ना? इतना इतना सोडियम थोड़ी ना मिलता था, इतना सोडियम थोड़ी ना मिलता था भाई, स्कूल वाले इतना नहीं देते थे। हाँ, मेरी स्कूल की फीस भी कम थी। समझ रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं? देखो यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया सारा। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय एससी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो यही मैंने समझाया था बेटा, मेटल क्या होता है? मेटल एक कलेक्शन होता है किसका? पॉजिटिव आयंस का, जिसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट हो? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो।
है ना, ये तो बहुत आसान है। ठीक है सर, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। दीज फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कहते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। क्यों? ये देखो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे ही इस मेटल के दोनों साइड आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में भागने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होएगा आप लोग बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? यस 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 यस, क्लियर है, वेरी गुड बेटा। आगे ये कहता है कि व्हेन हीट इज सप्लाइड टू वन पोर्शन ऑफ द मेटल द थर्मल एनर्जी इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट बाई फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर आपके पास एक मेटल है, आयरन की रॉड है ना, आयरन की रॉड है आपके पास, और आयरन की रॉड को इस साइड से आपने गर्म करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? इसको गर्म करना स्टार्ट किया। तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे ये जो आयरन की रॉड है वो यहां से भी गर्म हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ये तो नेचुरल फिनोमेना है ना, ऐसा होता है ना, हम लोग देखते ही। ये तो एक साइड से दूसरी, अगर उसको पकड़ के दूसरी साइड से हीट करोगे तो आपको भी गर्मी फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू थर्मल एनर्जी एक से दूसरी जगह पर पहुंचती है। तो ये जो थर्मल एनर्जी हो, थर्मल कंडक्टिविटी हो या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज इस पे एप्लीकेबल होती है। हम लोग लिखते हैं कि मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, है ना, मेटल जो होती है वो सोनरस होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज यहां पर एप्लीकेबल होती है। ये लिखा है देखो, मेटल्स आर हाईली मैलिएबल। यस, मेटल्स जो होती है वो क्या होती है? हाईली मैलिएबल होती है, बहुत ज्यादा डक्टाइल होती है। और एक चीज देखो, ये कंडक्टर्स होते हैं बेटा सॉलिड स्टेट में एज वेल एज मोल्टन स्टेट। आप दोनों में से कोई सी भी स्टेट ले लो, सॉलिड स्टेट में भी इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अगर आप इनका मोल्टन स्टेट लोगे तब भी इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उस केस में भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो अगर आप आयोनिक सॉलिड से इसको क्लासिफाई करोगे ना, आयोनिक सॉलिड से अगर आप इनको क्लासिफाई करोगे तो आयोनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ मोल्टन या फिर एक्वा स्टेट में करता था। लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये दोनों ही स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सोडियम हो गया बेटा, जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, जैसे आपका जिंक हो गया, जैसे आपका आयरन हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है दादा, गलती होगी मेरे से, लिख ले, लिखो लिखो आराम से लिखो बेटा, हाँ आराम से लिखो, लिखो भैया लिखो, बाबू भैया लिखो, भाई दादा लिखो, आराम से लिखो, आराम से लिख लो, कोई बात नहीं, हमारे पास तो खूब टाइम है। अरे सिलेबस का क्या है, सिलेबस इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, क्या है तो टेंशन लेना यार, मैं नहीं टेंशन लेता, हाँ मैं नहीं टेंशन लेता भाई, सिलेबस का क्या है, अगले साल हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? कोई कह रहा है डक्टाइल क्या होता है बताओ, हद है मतलब, अबे 9वीं क्लास पास करके आए हो है? डक्टाइल का मतलब क्या हो गया? डक्टाइल मतलब आप इनके लंबे लंबे वायर बना सकते हो, है ना, थिन वायर बना सकते हो। और मेलिएबल का मतलब क्या होता है? इनकी पतली पतली शीट्स बना सकते हो, है ना, पतली पतली शीट्स बना सकते हो, है ना, वो होता है मेलिएबल। डक्टाइल मतलब इनके लंबे लंबे वायर्स आप खींच सकते हो। हाँ नहीं नहीं नहीं, आराम से लिखो, अरे भाई आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी है ही नहीं मुझे, तो मुझे क्या जल्दबाजी है ना, हाँ मेरा तो काम है पढ़ाना, 9 साल से पढ़ा रहा हूं, आगे पढ़ाता रहूंगा, है ना। तो ठीक है कोई बात नहीं, आराम से लिखो बेटा, आराम से, कोई जल्दबाजी अपने को है ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है मुझे जल्दबाजी, मैं जल्दी करता ही नहीं। फालतू में ठप्पा लगा दोगे मेरे ऊपर, बोले ये वाले सर तो लिखने का टाइम नहीं देते, सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, है ना, हमारी बात भी नहीं सुनते। तो पूरी बात सुनूंगा मैं आज तुम्हारे, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यस हो गया हो गया ना भाई लोग, अब तो लिख लिया होगा। अब आगे चलें, चलो सबकी सहमति से, सब लोगों की सहमति से मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई। और सबसे लास्ट में मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, है ना, सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे किसकी? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नाम से ही पता लग रहा है मॉलिक्यूल्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जनरली मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ जगह पर एटम भी हो सकते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बेटा कौन से होंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच पार्टिकल्स कौन से होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ जगह पर एटम भी हो सकते हैं। इनको भी मैं फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूं, कैसे? पहला क्लासिफिकेशन आएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पहला कौन सा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और दूसरा आएगा बेटा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनको भी मैं फर्दर क्लासिफाई करूंगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा आएगा
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फिर तीसरा आएगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखो अभी से मैं एग्जांपल दे देता हूं फटाफट से, अभी से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं फटाफट से। आप एक काम करो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल बताओ। जैसे अगर मैं बात करूं I2 नॉन पोलर है कि नहीं? सर कैसे पता लगता है कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या फिर पोलर? अगर मान लो अगर कोई बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के बीच बना है बेटा, है ना, अगर कोई बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के बीच बना है तो वो हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड होगा। तो यहां पर देखो आयोडीन के बीच बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से जो आपका आयोडीन है बेटा वो कैसा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मेरी बात समझ में आ गई? यस। तो अब अगर मान लो ये दूसरा आयोडीन भी नॉन पोलर हो, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो ऐसे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि बेटा दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लंडन फोर्स प्रेजेंट होता है, या फिर इसको आप डिस्पर्शन फोर्स भी कह सकते हो, या फिर आप इसको इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो। बताया था, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। यस। तो ये जो ऐसे सॉलिड्स जो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वाली कैटेगरी में आएंगे। और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? लंडन फोर्स होगा। ठीक है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन होगा? सर दो पोलर मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल में ले लूं HCl, जहां पर दो एटम्स डिफरेंट एटम्स हो, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, है ना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसका मतलब इसको क्या बोलोगे आप? सर ये है एक डाइपोल। ठीक है जी। और इस डाइपोल के पड़ोस में आपने एक और डाइपोल रख दिया, एक और HCl रख दिया। ये देखो सर, दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से हैं? दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो आपका HCl होगा ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वाली कैटेगरी में आएगा। और दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इसको आप कहते हो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यस। बहुत आसान है। और सबसे लास्ट में आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जहां पर आपके दो पार्टिकल्स के बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है आइस, वाटर जब सॉलिड स्टेट में होता है उसको आप आइस कहते हो। वाह सर, क्या आपने ज्ञान की बात बताई है, मतलब आज ही इस ज्ञान की प्राप्ति आज ही हुई है हमें, है ना। तो जैसे दो वाटर है ना, दो आइस के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। कौन सा होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यस, बस सिंपल है। यस, क्लियर है बेटा? तो ये सॉलिड्स जो होंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वाली कैटेगरी में आएंगे। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करो, तो आपका डाइपोल जो होगा, ये वाला जो होगा ना आपका लंडन फोर्स, बेटा ये सबसे वीक फोर्स होता है। लंडन फोर्स जो होता है वो सबसे वीक फोर्स होता है ना। मैं बता देता हूं, आप लोग ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद आपका डाइपोल फोर्स आता है, और इसके बाद आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आता है ना। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। ठीक है ना। तो ये होती है स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, ये होता है बेटा स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्लियर? बात समझ में आ गई? अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो डन लिख देना। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो बेटा डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ लेंगे, मैंने बता दिया यही डिटेल है भाई, यही डिटेल है। अब तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देखनी है कि मतलब इनकी प्रॉपर्टीज, कौन इंसुलेटर होता है, कौन सॉफ्ट होता है, कौन हार्ड होता है, बस ये चीज देखनी है ना। बाकी ये चीज बहुत आसान है। डन, वेरी गुड। आ जाओ फिर, आ जाओ। देखो ये एग्जांपल लिखा हुआ है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मैं आपको बता चुका हूं, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे H2 हो गया नॉन पोलर है, Cl2 हो गया नॉन पोलर है, I2 हो गया नॉन पोलर है ना। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आपके और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आर्गन हो गया, है ना, नोबल गैसेज हो गया। तो जैसे नोबल गैसेज होती है ना, उनके बीच भी बेटा यही वाला लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। हीलियम हो गया, है ना। तो यहां पर भी
ये भी कौन सी कैटेगरी में आएंगे, इसी कैटेगरी में। और यहां पर देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। और क्योंकि बेटा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कोई दिक्कत है? और बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, कम मेल्टिंग पॉइंट होता है यूजुअली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है ना। अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो ये जनरली लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए देखो, I2 हीलियम, आर्गन, CCl4। बेटा CCl4 भी तो नॉन पोलर होता है, ये मैं आपको कंडीशन बता चुका हूं। जैसे आपका CO2 हो गया, CO2 भी तो नॉन पोलर होता है ना दादा, CO2 भी तो नॉन पोलर होता है ना। अरे बोलना भाई, देखिए देख ऐसे, सर इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, दो डाइपोल मोमेंट, दो वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे हैं, सर इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो हो जाएगा सर 0। और अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया तो सर ये कैसा हो जाएगा, सर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। बताओ, पढ़ा आप लोगों ने ये चीज? दादा बोलना पड़ेगा यार, भाई लोगों बोलना पड़ेगा, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं ना। सॉलिड CO2, यस, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, नोट कर लिया हो डन लिख देना, आगे चलेंगे। नोट कर लिया हो डन लिख देना, आगे चलेंगे। हाँ जी जल्दी करो बेटा, फटाफट नोट करो। हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो अब तो कुछ है नहीं ज्यादा भाई, अब ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, मैं सारी चीज समझा चुका हूं। पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहां लिखा है रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन जो हमने लंदन फोर्स पढ़ा है ना उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है ना, इसी वजह से रिलेटिवली। अच्छा, क्योंकि ये भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसी वजह से ये भी सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। क्यों नॉन पोलर से ज्यादा होता है? क्यों? क्योंकि नॉन पोलर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था डाइपोल या सॉरी लंदन फोर्स, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कौन सा, डाइपोल 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 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो बोल दिया इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वेरी गुड, एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, जैसे HCl हो गया, दो डिफरेंट एटम्स हैं तो ऑब्वियस है इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट डिफरेंट होगी, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है। SO2 सल्फर ऑक्सीजन, दो डिफरेंट एटम है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी डिफरेंस होगा, इसी वजह से ये भी पोलर मॉलिक्यूल है बेटा, और ये इस कैटेगरी में आएंगे। खत्म, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है ना। ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा लगता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और डाइपोल डाइपोल भी बेटा वीक कैटेगरी में आता है, सॉफ्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका भी कम होता है, लेकिन स्टिल जो दूसरे वाले हैं ना नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, उनके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्लियर? अब बताओ, नोट कर लो तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी नोट कर लो तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हाँ लिखनो दो, लिखो लिखो भाई लिखो, 15 मिनट बचे हैं, आज तुम लोगों ने पूरा टाइम निकलवा दिया मेरा, सिर्फ 15 मिनट छोड़े हैं तुमने, है ना, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, है ना। हाँ बेटा तुम्हें क्या ना भाई, तुम क्या चाहते हो, टीचर तुम्हारे सामने आगे डांस वांस करे हैं यार, हम लोग कोई कॉमेडी करने वाले लोग थोड़ी हैं यार कि तुम्हें हर थोड़ी सी देर में एंटरटेनमेंट किया जाए। क्यों भाई, यार हम लोग पढ़ाने वाले लोग हैं यार, ऐसे क्या बात कर रहे हो, मतलब कैसे बोरिंग हो सकता है जब कोई टीचर इतना एफर्ट डाल रहा है, अपना जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, तुम्हें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हो, बोरिंग कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता, है ना। तुम साला ये बोरिंग बोल के ना टीचर के सारे एफर्ट की मतलब वो कर देते हो, क्या ही बोले अब तुम्हें, है भाई। यहाँ पर खड़ा जो बंदा है वो जोकर थोड़ी है यार, अब तुम चाहते हो उससे कि वो जोकर की तरह बिहेव करे, है ना, वो तुम्हें हर थोड़ी सी देर में कुछ 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 करता रहे, ऐसा थोड़ी होता है यार, कंटेंट पे ध्यान दो ना यार थोड़ा बहुत। हाँ बीच बीच में चलता है कभी कभी, लेकिन लेकिन हर टाइम थोड़ी चलेगा यार, कैसी बात कर रहे हो मतलब। हाँ अभी फरमाइश आ जाएगी गाने सुनाओ,
ओ सर जोक सुना दो, सर शायरी सुना दो। हाँ साला सारा टैलेंट हमारे अंदर भरा है, हम सिंगर भी हैं, हम शायर भी हैं, हम पढ़ा भी लें, सारा काम हम ही कर ले, है ना। तुम आराम से बैठे रहना सामने बढ़िया एकदम तकिया, पता नहीं, और ये तो पता नहीं जनता भी कैसे बैठी होगी, है ना। मैं यहां पर खड़ा हूं, तुम्हारा भरोसा क्या है, तुम कैसे बैठे हो, है ना। किसी का साथ में क्रिकेट चल रहा होगा, साथ में मोबाइल रखा होगा, कोई मार्केट में सब्जी लेने गया होगा, घूम रहा होगा, थैला लटका रखा है पीछे, देख रहा है ऐसे ही क्या चल रहा है, अच्छा मास्टर पढ़ा तो रहा, फिर एकदम से कूदेगा, सर क्रिस्टलाइन क्या है, समझ नहीं आया। अबे समझ कहां से आएगा, वो थैले वाला चिल्ला रहा है पास में, कहां समझ आएगा तुझे, नहीं क्या भाई। तो ऐसे ही तो हो रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है। किसी ने एकदम बढ़िया टेबल पे तकिया वकिया लगा रखा होगा, पैर पे पैर रख रखा होगा, सामने टीवी चल रहा है, एकदम से उसको याद आया, अच्छा डाइपोल, सर डाइपोल क्या है, उतर गया पैराशूट। अब बताओ, फिर ले गया, समझ नहीं आ रहा सर, कुछ नहीं समझ आ रहा। अबे समझ आएगा कहां से तुझे, तेरा चल रहा है सामने मैच, कहां समझ आएगा, है ना। बताओ, आओ आओ आगे आ जाओ, तुम्हें डोज देना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में, है ना। आओ भाई आओ आगे आओ। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मैं आपको बता चुका हूं पार्टिकल्स के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बेटा। सच सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी सॉलिड होते हैं, ये भी बेटा क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, है ना। तो एग्जाम्पल लिख लो इसमें, एग्जाम्पल लिख लो आइस, एग्जाम्पल लिख लो बेटा आइस, है ना। और भी लिख सकते हो, जैसे अगर आपका सॉलिड NH3 है अमोनिया, वो भी इस कैटेगरी में लिख सकते हो, क्योंकि अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है ना। हो गया ना इंटरेस्टिंग। यही चाहिए होता है तुम्हें, है ना, यही चाहिए होता है तुम्हें थोड़ी सी देर में। हाँ नोट कर लो इसको और लिख लो तो डर लिख देना। क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, बधाई हो। हाँ फटाफट फटाफट। अबे HCl के दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब से होने लग गई बे, हैं, हद है मतलब। और पता है ना, मतलब ये तुम लोगों ने ना एक्सपेक्टेशन ऐसी हाई कर दी है ना टीचर से, कि बहुत सारे बेटा टीचर्स ऐसे होते हैं जो जिनका नेचर नहीं होता ना, वो बार बार मजाक कर रहे हैं। देखो सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है ना, ये तो मानते हो ना, सब लोग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो 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 प्योर ऑफलाइन मोड से आते हैं ना, वो लोग जिनके पास कंटेंट बहुत अच्छा होता है, वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन वो सब ये सारी चीजें नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि वो उनकी उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, मजबूर कर देते हो बेचारे ऐसे टीचर्स को भी, कि वो भी यहाँ पे आए और मतलब ये सारी चीजें करने की कोशिश करें, है ना। कभी कभी वो नहीं चाहते, उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हो उनको। वो उनके दिल में ऐसा लगता है कि वो यार क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग करते हैं ऐसा, है ना। तो मतलब थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन भी कम रखो भाई, सारी चीज तुम्हें टीचर में थोड़ी मिल जाएगी। लो आओ, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये 2021 का क्वेश्चन है, इसका मैं पोल दूंगा, इसका मैं पोल दूंगा भाई, इसका मैं पोल दूंगा। अरे भैया पोल तुम्हारी स्क्रीन पे आएगा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। IIT JEE 2021 का क्वेश्चन है, ऐसे समझो जैसे जेई का ही क्वेश्चन है ये, है ना। IIT JEE का ही क्वेश्चन है, इसका पोल आएगा आपकी स्क्रीन पर, इसका पोल आएगा आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लियो। और मैं पोल जनरेट कर रहा हूं, मैं पोल जनरेट कर रहा हूं। ये आज वहां क्यों भाग गया, ये यहां नहीं आएगा क्या। हम्म, अबे साला तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा होगा, हद है मतलब। हाँ जी दे दे पोल दे दे, ठीक है सर पोल आने दो। तो 30 सेकंड का पोल बना देते हैं आपके लिए। अरे भाई ये फिर अटक गया क्या, ये ना पोल वोल स्टार्ट करने से भाई थोड़ा डर सा लगता है, क्योंकि कभी भी अटक जाता है साला। हाँ हो गया हो गया हो गया। लो जी पोल आपकी स्क्रीन पर है, पोल आपकी स्क्रीन पर है। पोल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। अब ये साला पोल भी ऐसी जगह पे आ रहा है ना। हाँ पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है भाई लोगों, और ये पोल खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। लो लो, ये लटक गया भाई, मुझे लग ही रहा था ये लटकेगा।
हो गया? अरे हो गया, हो गया, हो गया। चलो ठीक है, चलो ठीक है। लो रिजल्ट शो कर देते हैं। इतनी छोटी सी स्क्रीन आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं 62.81% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया इसका। वो सारे के सारे लोग बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं, है ना। और अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो कृष्णा, आदित्य प्रणय, चंचल सिंह पटेल और ध्रुव पोखरियाल, ये हैं टॉप 5 स्टूडेंट। तालियां हो जाए सब लोगों के लिए, हो जाए तालियां एकदम, बहुत बढ़िया। सब लोगों के लिए हो जाए बढ़िया तालियां। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया किया है। देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले लिखता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, गलत बात है सर, ये एनिसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। यस, आगे चलते हैं। अमोर्फस सॉलिड्स आर समटाइम्स कॉल्ड सूडो सॉलिड्स, बिल्कुल सही बात है। अमोर्फस सॉलिड सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, पहले सॉफ्ट होते हैं फिर उसके बाद मेल्ट होते हैं। अमोर्फस सॉलिड्स हैव अ डिफरेंट हीट, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, गलत बात है। तो इसका मतलब ए, सी और डी ऑप्शन सही है। ए, सी और डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर? तो ये काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया इसका, और वो लोग काबिले तारीफ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसका भी पोल आएगा, इसका भी पोल आएगा। क्या लिखता है? ए हार्ड सब्सटेंस मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर एंड इज एन इंसुलेटर इन बोथ सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट, दिस सॉलिड इज मोस्ट लाइकली टू बी। ये भी बेटा 2021 में पूछा गया है ना। ये इंसुलेटर होता है, चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे मोल्टन स्टेट हो, दोनों ही स्टेट में बेटा इंसुलेटर होगा। तो इसका पोल मैं आपकी स्क्रीन पर जनरेट करना चाहता हूं। 30 सेकंड का पोल आपकी स्क्रीन पर है। अबे यार ये हिलता कहां से है ये? इसको यहां से ले आते हैं। अच्छा, हाँ लो जी। हाँ बेटा, 30 सेकंड का पोल है आपकी स्क्रीन पर। हो गया पोल, 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 पोल। ये तो बहुत आसान है यार, इसको मैं खत्म कर देता हूं पोल को जल्दी, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। इतना टाइम काहे लेता है बे? लो आओ फिर। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अबे इतना कम क्यों भाई? 51% क्यों भाई? अरे अभी तो बोला था कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं, कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं बेटा, सॉलिड और मोल्टन स्टेट, सॉलिड और मोल्टन स्टेट दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते ना यार। एक्सेप्शन था सिर्फ ग्रेफाइट। यस, इसमें क्या दिक्कत आ गई, है ना। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। यस, आओ आपको लीडर बोर्ड भी दिखा देते हैं। आदित्य, आशीष, प्रणय, निहाल और लक्ष्य, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बधाई के पात्र हैं आप सब लोग, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लगे हाथ। आइए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या लिखता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आइए आइए आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब कोई लैग नहीं हुआ बे, ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया 2-4 सेकंड का तो क्या हो गया, तुम जान थोड़ी चली गई भाई, ऐसी बात कर रहे हो, मतलब हद है। आओ आओ, लिखता है एक्स मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर एंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ये बहुत ही बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और कहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। हाँ, बहुत बैड कंडक्टर होता है, यहां से पता लगेगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, 2020 में पूछा गया है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं। मैं ना भाई पोल आपकी स्क्रीन पर लाने वाला हूं। ये लो पोल तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा पोल आ गया स्क्रीन पर, देखना देखे सारे लोग। हाँ जी जनाब, पोल आपकी स्क्रीन पर है बेटा, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है बेटा। यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 30 सेकंड होने वाले हैं, 30 सेकंड हाल होने वाले हैं भाई। हाँ, वाह 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 वाह, पोल पोल खत्म हो चुका है, पोल खत्म हो चुका है। रिजल्ट आपको दिखा देते हैं, रिजल्ट आपको दिखा देते हैं। 47.73% लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। यह भी चलो काबिले तारीफ ही है, 50% से ऊपर रहे तो चीज ठीक रहेगी।
है ना। देखो क्या कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैंने आपको अभी बोला था बेटा CCl4 होता है ना, और CCl4 जो होता है वो नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर होगा, इसका मतलब सर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वाली कैटेगरी में आएगा। और जो नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है सर, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, खत्म, है ना। तो इसमें कहां लटक रहे थे भाई, इसमें कहां लटक रहे थे आप। आइए अब मैं आपको जाते जाते दो छोटी छोटी डेफिनेशन और बताने वाला हूं बेटा, दो छोटी छोटी डेफिनेशन और। आंसर लिखा हुआ था क्या, बताओ, आंसर लिखा हुआ था, फिर भी 47% लोगों ने सही जवाब दिया। यही तो है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कहां है। ये वही लोग हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं इधर उधर, एकदम से देखा पोल आ गया, बोले टिक करो बी, है ना। हाँ आओ, देखो बेटा दो तरह के सब्सटेंस और होते हैं, दो तरह के सॉलिड्स और होते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, डेफिनेशन देख लो अभी के लिए। एक होता है आइसोमॉर्फस सॉलिड्स और एक होगा पॉलीमॉर्फस सॉलिड्स। दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आइसो का मतलब होता है सेम। अगर मान लो दो तीन सब्सटेंसेस ऐसे हैं, दो तीन सॉलिड्स ऐसे हैं जिनकी स्ट्रक्चर सेम है, आइसो, जो सेम तरह के दिखते हैं, उनको बोला जाएगा आइसोमॉर्फस सॉलिड्स। यस, एग्जांपल देखो लिखा हुआ है, टू और मोर सॉलिड सब्सटेंसेस एग्जिस्टिंग इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म और स्ट्रक्चर। ऐसे दो या दो से ज्यादा सॉलिड जिनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, मतलब सॉलिड फॉर्म जो होती है, या फिर जो उनकी स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती हो, इनको बोला जाता है आइसोमॉर्फस टू ईच अदर, है ना। जैसे आपके सामने लिखा है MgSO4.7H2O, जैसा MgSO4.7H2O होता है वैसा ही FeSO4.7H2O होता है, वैसा ही ZnSO4.7H2O होता है। तो इसका मतलब ये जो तीनों हैं, तीनों आप ऐसे कहोगे सर ये जो तीनों सॉलिड्स हैं ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं। आइसो का मतलब सेम, आइसोमर नहीं है, आइसोमर नहीं है जनाब, आइसोमर नहीं, आइसोमॉर्फस, ठीक है। अच्छा, और देखो क्या लिखा है, Na2S, जैसा Na2S का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वैसा ही बेटा Ag2S का स्ट्रक्चर है। दैट्स व्हाई Na2S और Ag2S ये दोनों क्या होते हैं सर, ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होते हैं, आइसोमर नहीं होते। आइसोमर का तो केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है, इनकी स्ट्रक्चर सेम है। जब स्ट्रक्चर सेम होती है तो उनको आइसोमॉर्फस कहते हैं। बताओ कोई परेशानी। हाँ जी हाँ जी, कोई परेशानी जी, अरे बोलो ना दादा। क्लियर है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो फिर अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, दूसरा है पॉलीमॉर्फस। पॉली का मतलब एक से ज्यादा। मान लो एक ही सब्सटेंस है, उसकी एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है। आइसोमॉर्फस में क्या था, दो थे, दो की एक फॉर्म थी। यहां पर क्या है, एक ही सब्सटेंस है, उसकी एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ऐसे सब्सटेंस को बोला जाएगा पॉलीमॉर्फस। आप उसको ये बोलोगे वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। आइए आइए देखो, लिखता है एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस in two or more crystalline form having similar chemical composition। भाई सब्सटेंस जब सेम ही है तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम होना ही है, लेकिन उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसी वजह से उसकी जो फॉर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक ही सब्सटेंस की एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स अगर एग्जिस्ट करती हो तो सर वो पॉलीमॉर्फस सॉलिड्स कहा जाएगा। सर इसका एक एग्जांपल दे दो। देखो इसका एक एग्जांपल होता है जिंक सल्फाइड। सब्सटेंस एक ही है जिंक सल्फाइड, बेटा ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। दो फॉर्म कौन कौन सी, एक होता है जिंक ब्लेंड, देखो ये लिखा आपके सामने, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिंक ब्लेंड, और दूसरी फॉर्म होती है जिसको बोला जाता है वुडजाइट। अब ये जो दोनों फॉर्म्स है ना, इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे इसको कि कैसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर, तो आप एग्जांपल याद रख सकते हो, जिंक सल्फाइड जो होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा क्योंकि वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। बहुत बढ़िया। और देखो दूसरा लिखा है, और दूसरा लिखा है इन केस ऑफ एलिमेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज एलोट्रोपी। एलिमेंट्स के केस में एलोट्रोपी को ही पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एलिमेंट है कार्बन,
यस बोलो। एक एलिमेंट है कार्बन, बेटा इसकी दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, कौन कौन सी सर? एक होता है डायमंड और दूसरा होता है ग्रेफाइट। यस बोलो। तो दोनों है तो कार्बन ही ना, दोनों है तो कार्बन ही, लेकिन दोनों में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। बताओ, दोनों में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है तो वो डाइव कार्बन ही ना। तो एलिमेंट्स के केस में पॉलीमॉर्फिज्म को क्या बोला जाता है? एलोट्रोपी कहा जाता है। बताइए, क्लियर? समझ में आ गई भैया बात? ठीक है जी, ठीक है जी, इसको नोट कर लेना। आज मैं जितना पढ़ाना चाह रहा था उतना मैं नहीं पढ़ा पाया हूं, उतना मैं नहीं पढ़ा पाया हूं, लेकिन कोई बात नहीं, पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, कोई बात नहीं, चीजें हमने थोड़ी सी आराम आराम से पढ़ी। वैसे हम लोग आराम आराम से ही पढ़ते हैं, है ना। होमवर्क क्या होगा? होमवर्क क्या होगा? आप लोगों का होमवर्क होगा आज की डीपीपी, है ना। बहुत आसान से डीपीपी मिलेगी, उस डीपीपी को सॉल्व कर लेना, ठीक है। और रिवीजन करके आना भैया, अगर पिछला चैप्टर अच्छे से रिवाइज नहीं किया है तो उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। क्लियर? चलो फिर, बहुत बढ़िया। तो आज एकदम बढ़िया टाइम पे छोड़ दिया आपको। हाँ बकमिस्टर फुलरिन भी होगा ना एग्जाम्पल। अरे भाई मैंने एग्जाम्पल 2 का दिया, वो भी होगा, फुलरिन भी होगा। अच्छा तुम्हें ये भी पता है, फुलरिन का भी पता है, मतलब है। वेरी गुड। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कुछ लोग कि सर हमें पता है फुलरिन भी होता है, सर होता है, आपने नाम ही नहीं लिया उसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 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 सर, ठीक है ठीक है भाई, क्लास का टाइम हो गया खत्म, क्लास एंड करते हैं अब, है ना। मैथ्स की क्लास होगी मेरे हिसाब से अब, ठीक है। चलो फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।